जितना मैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानता हूं, एक बात तो मुझे साफ साफ दिख रही है कि G7 ग्लोबल साउथ की बात सुन ही नहीं रहा है। बहरा हो चुका है वो। उसको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना उसको कुछ बातें समझ में आ रही है। इसीलिए आज की दुनिया की जो राजनीति है, आज की जो अर्थव्यवस्था बनी हुई है दुनिया में, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, स्पेशली इस G7 को लेके। आज G7 दुनिया चला रहा है क्या, ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है। या ग्लोबल साउथ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। आज भी जो G7 समिट हुआ 2026, उसके कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास आए, ऑफिशियल रिपोर्ट्स। लीडर्स ने वही कहा जो वो हमेशा कहते थे, हम लोग विकासशील देशों की मदद करेंगे, हम लोग उनको कर्ज संकट से बचाएंगे, हम लोग उनके आर्थिक विकास में खड़े रहेंगे। लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं ना, तो रियलिटी कुछ और ही दिखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे। पहले समझते हैं कि ये G7 आखिर है क्या। मैं आपको बताता हूं। ये 7 विकसित देश है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। और काफी सालों से वो एडवांस कंट्रीज कही जाती है। ये सिर्फ 7 देश मिलकर दुनिया की लगभग 44% नॉमिनल जीडीपी पैदा करते हैं। ये बात इनको स्पेशल बनाती, मतलब जितनी भी जीडीपी दुनिया भर में है, उसमें से 44% जीडीपी ये देश पैदा करते हैं। लेकिन एक और भी आंकड़ा है, वो उनको नीचे खींचते हैं। मैं आपको बताऊं कौन सा। ये जो G7 यानी कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान में जितनी भी पॉपुलेशन है, वो दुनिया के सिर्फ 9% के आसपास है। यानी कि 91% दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो G7 के बाहर रहते हैं, बल्कि इन देशों में नहीं रहते। कौन से देशों में? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ग्लोबल साउथ पे जो बहस चल रही है ना, वो यही से शुरू होती। अब ग्लोबल साउथ की शिकायत क्या है? ग्लोबल साउथ मतलब क्या है? ग्लोबल साउथ मतलब अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश मिलकर ये ग्लोबल साउथ बने। वो ये कहते हैं कि G7 जो है वो हमेशा अपने ही हितों को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये देखा गया है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स है, ये हिस्ट्री है। आप देखो, अमेरिका ने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है, ब्रिटेन ने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है, फ्रांस, जर्मनी, सब ने अपने बारे में ही सोचा है, यहाँ तक कि जापान ने भी। वो अपने ही हितों को हमेशा प्राथमिकता देते हैं, अपने ही हितों को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। अब ये G7 बार बार जो विकासशील देशों को कर्ज से बचाने का वादा करता है, कहाँ है? किसी भी नई फंड की इसमें घोषणा नहीं हुई है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की योजना पर घोषणा नहीं हुई है। वही पुराने वादों को वापस दोहराया गया है। अच्छा, अफ्रीका देखो, अफ्रीका के कई देशों पर भारी कर्ज है। अब उनका यह कहना है कि हमें बॉस दान मत दो, हम आपसे भीख तो नहीं मांग रहे, लेकिन हमें सस्ती पूंजी तो दो, मतलब हमें लोन दो, वो भी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। हम हमारे देश में आओ, हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हमारे देश में उद्योग लेके आओ, मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है। यही तो चाहते हैं वो, थोड़ी आपसे भीख मांग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी G7 क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, केनिया केनिया ने बिल्कुल साफ कह दिया इस टाइम। उनके जो राष्ट्रपति है विलियम्स रूटो, उन्होंने अफ्रीका कोई बोझ नहीं है बॉस, अफ्रीका एक चांस है आपके लिए, एक अवसर है। उन्होंने साफ कह दिया, अफ्रीका केवल कच्चा माल बेचने का महाद्वीप नहीं है आपके लिए। आपको कच्चा माल चाहिए, आप यहां से उठाओ। हमें भी फैक्ट्रियां चाहिए, हमें भी उद्योग चाहिए, हमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें भी आप टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे दो। कहा वो गलत करें? सारी चीजें तो सही है। वो आप हमें इतने सालों से एक्सप्लॉइट करते आ रहे हो, अब हम लोग नहीं चाहते कि आप हमें एक्सप्लॉइट करो, हम पार्टनरशिप चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना बंद कर दो, यही तो कहते हैं। अच्छा, यहां दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ में एक चीज है, वो समझनी बहुत जरूरी है। उसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स की जब एंट्री होती है, अब ब्रिक्स में कौन से देश होते हैं? शुरुआत में तो ब्रिक्स में सिर्फ 5 ही देश थे, ब्राजील, रशिया, भारत, चीन
और दक्षिण अफ्रीका। अब इसमें और नए नए सदस्य जुड़ रहे, अब ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उसमें से यूएई, इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। ब्रिक्स क्या दावा करता है? ब्रिक्स ये दावा करता है कि बॉस आपने जितना बोलना था, जितना आपने करना था, आपने कर लिया, अब हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वो अपनी आवाज बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं कहता हूं आवाज बढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्यों, कहां से आती है उनके पास ये ताकत? उनकी आबादी उनकी ताकत है। उनके पास जो पॉपुलेशन है वो उनकी ताकत है। पॉपुलेशन कैसी ताकत हो सकती है? हो सकती है जब पॉपुलेशन होती है किसी कंट्री में बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब उस देश का मार्केट विशाल होता है। आज भारत के पास जो आबादी है, आज भारत के पास जो पॉपुलेशन है, उसको लोग कैसे देखते हैं? बाहर के देश एक विशाल मार्केट की तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन ज्यादा उतना मार्केट बड़ा। इसीलिए ग्लोबल साउथ अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, अपनी आबादी को स्ट्रांग बना के। अब जीडीपी में कौन आ गए? जीडीपी में मैं आपको अभी भी बताता हूँ। देखिए, आप अगर जीडीपी देखेंगे, G7 की जीडीपी 44% है, जैसे कि मैंने बताया। ब्रिक्स की कितनी है? इतनी आबादी होने के बावजूद भी 28% है, और वो लगातार बढ़ रही है। आज उनकी 28%, हालांकि जीडीपी है कम है, G7 से तो कम ही है, लेकिन वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको आगे अभी बताता हूं कि उनकी जो परचेसिंग पावर पैरिटी है पीपीपी के हिसाब से, G7 की कितनी है? 28%, और ब्रिक्स की कितनी है? 40%। अब आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये परचेसिंग पावर पैरिटी। मतलब क्या है? लोग जो माल खरीदते हैं ना, हम लोग जो यहाँ पर खरीदते, जो भी खरीदते, ब्रिक्स में 40% से ज्यादा मार्केट है, ब्रिक्स में ज्यादा लोग खरीदते हैं, और G7 में कम खरीदते हैं। G7 में जितनी खरीदी होती है वो 28% है, और ब्रिक्स में जितनी खरीदी होती है वो 40% है। चाहे जो आप ब्रश ले लो, कोई बात नहीं, आप जो भी लेना चाहते हो, आप जो ले रहे हो, जो आप खरीद रहे हो, आपकी खरीदारी की ताकत जो है वो 40% से ज्यादा है ब्रिक्स की। इसीलिए ब्रिक्स अपनी आवाज चाहता है। यानी अगर आप वास्तविक देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और खरीदने की शक्ति, उस आधार पर उत्पादन में कौन बढ़े? G7। मैन्युफैक्चरिंग में कौन बढ़ा है? G7। लेकिन माल खरीदने में कौन बढ़ा है? ब्रिक्स। यहां पर ही सारी दुनिया की नजर है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, कोई भी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक छोटा सा धंधा लेके बैठा हुआ आदमी हो, वो क्या चाहता है? वो कस्टमर चाहता है। उनको कस्टमर चाहिए। G7 भले बड़ा बड़ी इकोनॉमीज होंगी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं तो माल बेचना पड़ेगा ना। कहाँ बेचेंगे? ब्रिक्स में ही बेचेंगे, क्योंकि उनके पास आबादी है, उनके पास इतनी पॉपुलेशन है, उनके पास इतना विशाल मार्केट है। अब भारत की भूमिका क्या है? मैं आपको बता दूं, भारत आज खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में धीरे धीरे अपने आप को पेश कर रहा है। भारत G7 और ब्रिक्स दोनों के साथ काम करता है। भारत का लक्ष्य क्या है? विकासशील देशों के हित उठाना, वहां पर इन्वेस्टमेंट लेके आना, वहां पर जितनी भी वैश्विक संस्थाएं हैं उसमें सुधार करना। क्योंकि G7 ने अपने अपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, अजीब रूल्स है, उनको पालना पड़ता है, लेकिन उसमें सुधार करना ये भारत चाहता है। भारत ने पूरी तरह पश्चिमी ब्लॉक में जाना पसंद नहीं किया। वो है उसमें, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। वो इससे भी बड़ा एक कोई हिस्सा बनना चाहता है, और वो ब्रिक्स है। मैं आपको बताता हूं, ये जो ब्रिक्स है, ये बाकी के और भी देश है जो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा रहे हैं, उनको मिडल पावर कहा जाता है। मिडल पावर में कौन कौन आता है? एक हो गया G7, जो मैंने आपको बताया, उसमें कौन से देश आते हैं। एक आता है, एक है ब्रिक्स, उसमें भी कौन से देश हैं वो भी बता। अब मिडल पावर किसको कहा जाता है मैं आपको बता दूं। मिडल पावर में वापस भारत आता है। भारत हर जगह पे, ब्राजील आता है, इंडोनेशिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा आता है, दक्षिण कोरिया आता है, और जर्मनी आता है। इन देशों के पास इतनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत है कि जो भी वैश्विक फैसले होते हैं उसमें वो अपना इंफ्लुएंस डाल सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने तो साफ कह दिए कि हम लोग बॉस अगर टेबल पे नहीं होंगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग टेबल नहीं है, हम लोग वो मेन्यू है। टेबल पे बैठ के क्या कर लोगे अगर आपके पास मेन्यू नहीं होगा? तो ऑर्डर क्या करोगे? यानी कि हम लोग
जो आप ऑर्डर करोगे वो हम लोग हैं। यानी अगर फैसले लेने वालों में हम लोग शामिल नहीं हुए तो दूसरे हमारे बारे में फैसला कर सकते हैं। G7 की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? G7 पहले एकजुट हुआ करता था हिस्ट्री, अब नहीं। अब उनमें व्यापार में मतभेद है। चीन को लेकर अलग अलग राय है। कोई चीन के साथ धंधा करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, जो विदेश नीति है उसमें भी इनके मतभेद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिक्स में भी वैसा ही है, वो भी एकजुट नहीं है। अब आपको क्या लगता है, भारत और चीन उसमें मतभेद नहीं है क्या? बिल्कुल है। रशिया और भारत की अपनी अपनी प्राथमिकता अलग है, प्रायोरिटीज अलग है। इसलिए दोनों समूहों में अपनी एक जैसी चुनौती तो है, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी, अपने मतभेदों के बावजूद भी वो मिलकर काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। आज दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। G7 अभी भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ग्लोबल साउथ अब सिर्फ सुनने वालों में से नहीं रहा, वो फैसले लेने वालों में से बनना चाहता है। ब्रिक्स, G20 और मिडल पावर मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं, जहाँ शक्ति कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगी। पहले कैसे होता था, ये G7 के पास सारी शक्तियां हुआ करती थी, सारे डिसीजंस वही लिया करती थी। अरे हो कौन भाई तुम? आपने इतनी दुनिया को एक्सप्लॉइट करके तो आपने अपनी इकोनॉमीज बनाई। ब्रिटेन ने क्या किया? आज ब्रिटेन की हालत क्या है? आप जब लूटोगे किसी को, जब एक्सप्लॉइट करोगे, कहीं ना कहीं उसका पेबैक भी तो करना पड़ेगा। शायद वही कर रहे हैं वो। आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा? G7 करेगा, ब्रिक्स करेगा, या मिडल पावर मिलकर अपनी खुद की व्यवस्था बनाएंगे? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।